नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हम कर चुके थे यूपी पीसीएस 2001 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूपी पीसीएस 2002 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 1991 से 2025 तक के सारे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पर आपको कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाई, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और तीसरा ऑप्शन फिर 11 फरवरी 1948। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो उस प्रियम्बल में एक डेट मेंशन है, वो डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949 और उसके आगे लिखा है डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे कि सिटीजनशिप उसी दिन से लागू हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी। और कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये जो थर्ड टाइम रीडिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की, थर्ड टाइम रीडिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो वो थर्ड टाइम रीडिंग स्टार्ट कब हुई थी? वो स्टार्टिंग की डेट थी 14 नवंबर 1949। 26 नवंबर को अडॉप्ट कर दिया गया और वो रीडिंग स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर को, मतलब 12 दिन पहले। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगा था? टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2002 में पॉलिटी से टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये जो नॉट लिखा है, नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसे आप हमेशा हाईलाइट किया करिए, क्योंकि बहुत बार हम नॉट नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। उसके बाद है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। फिर है राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 300 कैपिटल ए के अंतर्गत आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 के अंतर्गत आता है। तो पूछा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में आते हैं। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी याद रखनी है कि राइट टू इक्वालिटी पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था। और अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? तो अब राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक लीगल अधिकार है, लीगल राइट है, मतलब कानूनी अधिकार है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस सेकंड क्वेश्चन के बारे में हमें पता होनी चाहिए और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गवर्नर ऑफ स्टेट, एक राज्य का राज्यपाल, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सभी की नियुक्ति करते हैं। अब जो पहला ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान भी लेते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन कौन से आर्टिकल में है? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 76 में है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक। और जो सी ऑप्शन है गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अपनी पोस्ट पर रहते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है, मैच करने के लिए आता है कि कैग को मैच कीजिए। ये आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेंशन है। और कैग एक ऐसी पोस्ट है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण नहीं करते। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को उनकी पोस्ट से हटाना है तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, ठीक उसी तरह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी रिमूवल होता है। तो करेक्ट आंसर था, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, जिसमें गवर्नर और अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की प्लेजर तक ही अपने पद पर रहते हैं, लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को संसद में रिमूवल प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। और वह रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसेस के समान होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले इस जो PYQ सीरीज चल रही है 1991 से 2025 तक के सारे PYQs और सारे सब्जेक्ट्स के PYQs, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो और साथ में करंट अफेयर, सब कुछ इस चैनल पर आने वाला है और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो ये तो क्लास 5th वाला क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इस इंफॉर्मेशन को हमेशा याद रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास 5th का कोई बच्चा आपसे पूछ ले और आप बता ना पाएँ, तो वो बच्चा आपको फिर रोस्ट कर देगा कि क्या भैया तैयारी करते हो UPPCS की। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम तो ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, तो उस टाइम जो करेक्ट आंसर था वो करेक्ट आंसर था उत्तर बी, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, उसे स्टेट से यूनियन टेरिटरीज में बदला गया। 2014 में तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश का बंटवारा होकर, तो संख्या घटती बढ़ती रही। इस वक्त जो संख्या है वो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इस टाइम का याद रखना है और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का भी यही महत्व है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस हैज़ कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनियन बजट? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन, कट मोशन कटौती प्रस्ताव, या एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव। तो जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते हैं पॉलिटी में तो इन सारे मोशंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए इन चारों मोशंस को मैं रिवाइज करा देता हूँ जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। पहला है सेंश्योर मोशन। सेंश्योर मोशन क्या होता है? निंदा प्रस्ताव। नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी एक मंत्री की या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा करनी होती है तब सेंश्योर मोशन लाया जाता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि क्या सेंश्योर मोशन किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है? तो हाँ, सेंश्योर मोशन किसी एक मंत्री के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। कब लाते हैं? अगर वो मंत्री कोई बात सदन से छुपाता है, अगर वो मंत्री किसी बात का तथ्यात्मक रूप से सही जवाब नहीं देता है, या कोई मंत्री सदन को झूठे फैक्ट्स देकर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, तो इन परिस्थितियों में मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव या सेंश्योर मोशन लाया जा सकता है। दूसरा है कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो नाम से ये भी स्पष्ट है कि किसी मंत्री का ध्यान किसी विशेष विषय पर आकर्षित करने के लिए कॉल अटेंशन मोशन लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। फिर है कट मोशन। तो कट मोशन क्यों लाते हैं? जब बजट, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, उस पर वोटिंग होती है तो अपोजिशन कट मोशन लाती है। और कट मोशन भी कई तरह के होते हैं। पॉलिसी कट मोशन होता है, इकोनॉमी कट मोशन होता है, और टोकन कट मोशन होता है। और कट मोशन के जरिए विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करती है, और अगर कट मोशन पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि यूनियन बजट के रिस्पेक्ट में जो कंटेक्चुअल रिलेशनशिप पूछी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कट मोशन कटौती प्रस्ताव। फिर अगला ऑप्शन है एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? कोई वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू, कोई बहुत लोकहित, महत्वपूर्ण लोकहित का विषय अगर जुड़ा हुआ है, तब एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। नाम से ही स्पष्ट है कि सदन में जो भी कार्रवाई चल रही है उसे इसी वक्त स्थगित कर दिया जाए, और जो यह विषय है जो कि अति महत्वपूर्ण है, लोकहित से जुड़ा है, इस पर चर्चा की जाए। तो स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन की एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि जब सदन के 50 लोग साइन कर देंगे तभी एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ उत्तरांचल हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिमेन इन यूपी। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर आप यूपी में रहते हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए, मैंडेटरी है। तो यूपी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं बता रहा हूँ और उसे याद कर लीजिएगा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 सीट्स हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स हैं, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 403 सीट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द endeavor of every state
to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education. संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, 350 कैपिटल ए एंड 351 कैपिटल ए। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा किस में मेंशन है? मेंशन है आर्टिकल नंबर सी में, आर्टिकल 350 कैपिटल ए में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो 2 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, वो है आर्टिकल 350 कैपिटल ए। 350 कैपिटल ए ये कहता है कि प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है, जब शिक्षा का प्राथमिक स्तर है तो स्टेट मदर टंग में शिक्षा मिले, मातृभाषा में शिक्षा मिले, इसकी पर्याप्त सुविधा करेगा। इसके साथ ही एक आर्टिकल और भी है, आर्टिकल 351। और आर्टिकल 351 में ये कहा गया है कि जो राज्य है, स्टेट है, वो हिंदी के प्रमोशन के लिए सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं करेगा। तो हिंदी के प्रमोशन की बात आती है तो आर्टिकल 351 याद रखना होता है, और मातृभाषा में शिक्षा मिले अगर ये बात आती है तो आर्टिकल 350 कैपिटल ए। ये 2 आर्टिकल्स हैं अगल बगल, 350 एंड 351, ये आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन जब रिपीट होंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज में मिलते नहीं हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मिलते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, और कट ऑफ से हमेशा 5 या 6 क्वेश्चंस आप ज़्यादा ही करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर सी था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बात और, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर्स इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेटिव। फ्लोर क्रॉसिंग तो आपको पता ही होगा, अभी राज्यसभा में फ्लोर क्रॉसिंग हुई है जब राघव चड्ढा जी और उनके साथ कई सारे मेंबर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? तो दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो सभी को पता होता है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1985 में पास हुआ था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें से 10th शेड्यूल ऐड किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 52वें संविधान संशोधन से 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल को क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। लेकिन दल बदल कानून में होता क्या है कि किसी और पार्टी का मेंबर यदि किसी और पार्टी के पक्ष में मतदान कर दे सदन के अंदर, संसद में या विधानसभा में, तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी रखा गया। एक एक्सेप्शन ये रखा गया कि अगर वह सदस्य 1/3 लोगों के साथ दूसरी दल को ज्वाइन कर लेता है, संसद का कोई सदस्य और उस दल के 1/3 लोगों के साथ किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। और अभी जो पंजाब का केस हुआ तो उसमें राघव चड्ढा जी ने 6 या 7 सांसदों के साथ शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उनके ऊपर दल बदल कानून या 10th शेड्यूल नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है?
क्या हमें ऐसे दल बदल को अपने लोकतंत्र में रखना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया था कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था? 4 ऑप्शन थे, 1971, 1975, 1979 एंड 1981। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और है तो फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है कि जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ये संसद ने पास किया था 1976 में, लेकिन ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया था। मतलब संसद ने इसे 1976 में पास किया, लेकिन ये सन 1975 से ही लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। तो पॉलिटी के 2002 के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। हो सके तो इस पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिएगा, और आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं उन नोट्स में अटैच कर लीजिएगा। जब भी आप अपने नोट्स रिवाइज करें तो साथ में पॉलिटी के क्वेश्चंस भी रिवाइज करते जाएं, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो 2002 के क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए। पॉलिटी के सिर्फ 9 सवाल थे। कल 2003 के पेपर में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। प्लेलिस्ट में लेक्चर ऐड हो रहे हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक सेव नहीं करी है तो उसे सेव ज़रूर कर लीजिए। आपका कोई साथी हो जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हो और उसे पीवाईक्यूज पढ़ने हो, और आपको लगे कि अगर ये चैनल उसकी हेल्प कर सकता है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।